नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और ये थोड़ा सा जो सेशन है थोड़ा लेट हुआ। कारण ये है कि कुछ पारिवारिक व्यस्तताएं थी, उसी में हम व्यस्त थे। और अब इधर निरंतर वीडियोज आएंगे और जो हमारा आपका संवाद स्थापित होता था वो सारी चीज़ें जैसे पहले होती थी वैसे चलेंगी। तो आइए, आज का पहला जो हमारा प्रश्न है वो जीएस के प्रश्न पत्र 1 से है, जो मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम के तहत हम करा रहे थे पीछे। तो उसमें जीएस के प्रश्न पत्र 1 से आज हम प्रश्न ले रहे हैं। और प्रश्न है कि भारत में भौम जल स्तर में गिरावट के क्या कारण हैं। मतलब जो भौम मतलब जो भूमिगत जल है और उसका जल स्तर क्यों नीचे जा रहा है, यह कृषि उत्पादकता को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो देखिए 12 अंक का प्रश्न है, 2 डायमेंशन में प्रश्न पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको इसमें क्या है कि भारत में भौम जल स्तर में गिरावट के क्या कारण है उसको बताना है। और फिर दूसरे उसमें बताना होगा दूसरे पार्ट में कि किस तरीके से कृषि उत्पादकता को प्रभावित कर रहा है। आगे बढ़ने से पहले संस्थान कुछ बैच चला रहा है, इसके बारे में तो पता ही होगा। तो एक बैच हमारा शून्य से शिखर बैच है और दूसरा आपकी बार मेंस पार बैच। तो आपकी बार मेंस पार बैच के तहत 50 दिन का कंप्लीट सिलेबस प्रोग्राम चलाया जा रहा है कि जो बच्चे आरओ के बाद या अभी तक उनकी मुख्य परीक्षा की तैयारी ठीक से नहीं हो पाई है, वो हमारे इस बैच से जुड़े 50 दिन कंप्लीट सिलेबस प्रोग्राम के माध्यम से आप एकदम आश्वस्त होंगे कि आपका कोई भी टॉपिक जो है, अगर आप संस्थान के साथ परिश्रम कर पाएंगे तो कोई भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं। और जो कॉन्फिडेंस की कमी है वो कॉन्फिडेंस पुनः लौट के आएगी और बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे। साथ ही साथ हमारा जो शून्य से शिखर बैच है, जो फाउंडेशन बैच है, जो वर्ष भर चलता रहता है, वो चल ही रहा है। पेपर 2 से अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, तो आप जो है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं जो बच्चे 2026 या 27 पीसीएस के लिए सीरियस हैं। प्रश्न एक बार पुनः हम पढ़ रहे हैं। भारत में भौम जल स्तर में गिरावट के क्या कारण हैं, यह कृषि उत्पादकता को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो थोड़ा सा इंट्रो में आप दीजिए कि भौम जल स्तर की भारत में स्थिति क्या है। तो भारत में भौम जल की देश में कुल उपयोग में 60% की हिस्सेदारी है। मतलब जो हम कुल जो जल का उपयोग हम लोग करते हैं उसमें 60% की हिस्सेदारी किसकी है, जो सतही जल है, मतलब जो जमीन के स्तर, जमीन के नीचे का जल है। यह ग्रामीण पेयजल की 85% की आवश्यकताओं और कृषि में सिंचाई की 70 से 80% आवश्यकताओं की क्या करता है, तो पूर्ति करता है। तो ये अपने आप में कितना महत्वपूर्ण फैक्ट है भौम जल स्तर को लेकर के। तो इसी तरीके से आपको इंट्रो देना है कुछ तथ्यात्मक चीज़ों से शुरू करते हुए, ताकि परीक्षक को कभी ये ना लगे कि आप कहानी लिख रहे हैं। उत्तर में अपने उदाहरण, तर्क, तथ्य, आंकड़े जरूर दें। हालांकि पिछले कुछ दशकों में देश के भौम जल स्तर में तेजी से गिरावट आई है। देखिए अब आप अपने भूमिका में ही प्रश्न का जो मूल डिमांड है उस पर आप आ रहे हैं कि भौम जल स्तर में गिरावट आई है। तो कैसे आई है, तो आप दे रहे हैं कि कुछ मतलब पिछले कुछ दशकों में ये स्थिति देखी जा रही है। और उदाहरण दे रहे हैं पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, जहाँ प्रतिवर्ष यदि देखा जाए तो 1 से 1.5 मीटर, मतलब 1 से 1.2 या 1.5 मीटर तक प्रतिवर्ष वाटर लेवल क्या है वो नीचे जा रहा है। भौम जल स्तर की गिरावट के कारण, देखिए अब आपकी भूमिका का पार्ट खत्म हो गया। अब आप अपने मेन प्रश्न की बॉडी पे आ गए हैं कि जो गिरावट पूछा गया है पहले पार्ट में ना, तो उसके कारणों को आप बताएं। तो सबसे पहला कारण क्या है कि सिंचाई में अत्यधिक प्रयोग। तो भौम जल स्तर का सिंचाई में अत्यधिक प्रयोग होता है, जैसे कृषि में ट्यूबवेल और बोरवेल का अधिक प्रयोग, विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हर वर्ष हर समय यहाँ वर्षा होती रहती है। तो ऐसे में जब फसलों को पानी की आवश्यकता होती है तो हमारी निर्भरता किस पे रहती है, ट्यूबवेल और बोरवेल पे। और आप देखेंगे जो पंजाब, हरियाणा, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, जो हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभान्वित होने वाले क्षेत्र थे और जो एक बड़े मतलब जो हम खाद्यान्न उत्पादन करते हैं उसका एक बड़ा भूभाग भी उत्पादित करते हैं, तो वो कहीं न कहीं सिंचाई के साधनों पर कहाँ डिपेंड है, भौम जल स्तर पर। वही आप बता रहे हैं। फिर दूसरा जो गिरावट का कारण है वो अकुशल फसल चक्र। वो कैसे है, थोड़ा सा इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, सुनिए। कृषि या अर्ध शुष्क क्षेत्रों में अधिक जल की मांग वाली फसलों की कृषि, मतलब शुष्क या अर्ध शुष्क, मतलब आप ऐसे सोचिए कि कोई ड्राई या सेमी ड्राई एरिड क्षेत्र है
और वहाँ हम क्या कर रहे हैं, वहाँ हम अधिक जल में जो पैदा होने वाली क्रॉप है उसका हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। जैसे आप एक उदाहरण ले लीजिए धान का। आपको पता ही होगा कि धान जो है वो खरीफ की फसल है, और खरीफ की फसलों के लिए पानी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसे में अगर पंजाब, हरियाणा या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धान की खेती आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो वो आप क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि भौम जल स्तर की उपलब्धता अतीत में थी, लेकिन वर्तमान में जो वाटर लेवल पहले 35-40 फीट तक होता था, वो 150-150, 200-200 फीट नीचे जा चुका है। आप समझ सकते हैं कि जल की गंभीरता को कितनी भयावह स्थिति होती जा रही है। तो वही यहाँ बता रहे हैं कि भाई ऐसे आप क्रॉप का प्रोडक्शन कर रहे हैं कि जहाँ जिसको पानी की बहुत आवश्यकता है। कायदे से आप वेस्ट बंगाल में कर लें जहाँ पानी बहुत है, या ऐसे क्षेत्र में करें कि जहाँ पर्याप्त वर्षा होती हो। लेकिन नहीं, चावल से हमको लाभ कमाना है तो हम उसको उत्पादित करेंगे, भले ही हमको भौम जल स्तर का अत्यधिक दोहन करना पड़े। तो ये दूसरा पॉइंट है। फिर जलवायु परिवर्तन और अनियमित वर्षा ने भौम जल स्तर को काफ़ी प्रभावित किया है। मतलब आप एक समय ये देख रहे होंगे कि इस समय जो वर्षा का पैटर्न और जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा सुचारू नहीं हो रही है। जहाँ वर्षा होनी चाहिए वहाँ वर्षा नहीं हो रही, जहाँ नहीं होती वहाँ वर्षा हो रही है। मतलब राजस्थान के रेगिस्तान में बाढ़ आ जा रहा है, और जहाँ वर्षा होनी चाहिए वहाँ सूखे की स्थिति बनती जा रही है। तो ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण कारण है। भाई जहाँ वर्षा होनी चाहिए नहीं हो रहा है, तो जो वर्षा जल है वो रिस्क करके वाटर लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। जब वर्षा ही नहीं होगा तो नीचे धीरे धीरे वो और नीचे जाता रहेगा, सूखता रहेगा, और निरंतर उसका उपयोग तो आदमी कर ही रहा है। फिर पंपिंग के लिए निःशुल्क सब्सिडी युक्त विद्युत, मतलब मुझे ये लगता है, ये पॉइंट जब मैं डाल रहा था तो मुझे एकदम ध्यान में रख करके कि जो निःशुल्क बिजली दिया जा रहा है किसानों को, तो वो क्या करते हैं कि मतलब रात में गए पंपिंग चला दिए बिजली के माध्यम से, उसका बिल तो पे करना नहीं है। समझ लीजिए कि वो अपना खेत तो भर ही डाले, आसपास अपने पड़ोसियों की भी खेत को मतलब पानी से लबालब भर देते, मतलब अंधाधुंध पानी का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कौन नींद डिस्टर्ब करने जाए, रात में बंद करने जाए। और इससे सोचिए कि कितना ज़्यादा जो प्राकृतिक हमारा अमूल्य संसाधन जल है, जिसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, वो अकारण वेस्ट होता जा रहा है। तो ये सब सम्मिलित कारण हैं भौम जल स्तर के गिरने के। अब जो दूसरा पॉइंट है, क्योंकि आपके प्रश्न में देखिए 2 पार्ट में पूछा गया है और आपको इसका ध्यान रखना है। ये नहीं है कि पहले पार्ट में बस लिखते चले जाइए और दूसरे पार्ट में जब निष्कर्ष लिखना हो तब याद आए कि अरे यार दूसरा पार्ट भी लिखना, तो थोड़ा सा एक पैराग्राफ में लिख करके आप निष्कर्ष लिख दें। तो ये आपके मिसमैनेजमेंट को दिखाएगा, और परीक्षक समझ जाएगा कि बच्चा जो है अभी परिपक्व स्थिति में नहीं है। और जैसे ही परीक्षक को लगेगा कि आप जो है वो मेच्योर नहीं है, तो आपका नंबर ऐसे ही वो कट करता चला जाएगा। तो इसीलिए क्योंकि होता क्या ना कि मुख्य परीक्षा में आप उपस्थित नहीं होते, आपका रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है, आपकी वही कॉपी जो आप लिखते हैं अपनी कॉपी पे। तो कॉपी को बहुत ही बैलेंस तरीके से लिखना होगा। तो कृषि उत्पादकता पर प्रभाव के तहत आप देखेंगे तो सबसे पहला प्रभाव क्या हो रहा है, सिंचाई जल की उपलब्धता में कमी आ रही है। मतलब आप सोचिए कि हम तो पूर्वी उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, और जहाँ पानी का वाटर लेवल 20-22 फीट पर जब हम बचपन में थे तब होता था। आज हमारे यहाँ की स्थिति है, मतलब पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो तराई वाला बेल्ट है वहाँ वाटर लेवल जा करके 100-150 फीट नीचे तक चला गया, मतलब वो स्थिति। अब आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब की तो कल्पना नहीं कर सकते, और इसीलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा या राजस्थान की जो सरकारें हैं वो अत्यधिक जो जल शोषित करने वाले क्रॉप हैं उनके प्रोडक्शन को लेकर के वो मना कर रही हैं किसानों को कि आप ऐसे क्रॉप का उत्पादन ना करें कि जो अत्यधिक जल की डिमांड करती हैं। फिर चूंकि सिंचाई जल की उपलब्धता में कमी हो रही है, अतः किसानों की लागत में क्या होगी, तो वृद्धि होगी, क्योंकि भाई क्रॉप जो है वो बिना पानी के तो तैयार नहीं होगा, पानी उनको किसी भी तरीके से चाहिए। तो ऐसे में उन्हें बहुत ज़्यादा ऊर्जा और संसाधनों की ज़रूरत होती है, जिसके लिए उनका कास्ट बढ़ जाता है किसानों का। फिर मृदा को भी नुकसान होता है, वही कि आप लबालब पानी भर दिए हैं तो क्या हो रहा है, जो मृदा है उसमें लवणता बढ़ जाती है और मृदा की गुणवत्ता निम्न हो जाती है। जब मृदा में लवणता बढ़ जाएगी, उसकी गुणवत्ता निम्न हो जाएगी, तो क्या होगा कि उत्पादकता स्वयं ही प्रभावित होगी। और इसी वजह से आप देख रहे होंगे कि जो हरित क्रांति का लाभ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब ने उठाया है, अब यहाँ की मिट्टी जो है
तो उसकी सांस फूल रही है, मतलब वो कह रही है कि यार अब बस करो, अब हमारे अंदर इतनी क्षमता आप लोगों ने नहीं रखी है कि हम इससे अधिक प्रोडक्शन कर सकें। और इसीलिए यहाँ की जो सरकारें हैं वो फसल पैटर्न और विविधीकरण को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही हैं, और गेहूं चावल के प्रोडक्शन पे तो वो हतोत्साहित करने का प्रयास कर रही हैं। तो ये सब कारण हैं कृषि उत्पादकता के निम्न होने के। और निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि गिरता भौम जल स्तर कृषि उत्पादकता को व्यापक स्तर पर क्या करता है, प्रभावित करता है, जो उपयुक्त आपने देखा ही है, जिसके समाधान के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। अब आप कहेंगे सर समाधान तो पूछा नहीं गया, लेकिन निष्कर्ष में आपको ये लिबर्टी रहती है कि आप अपने से 1-2 पॉइंट डालें। और आपको पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश पीसीएस में भूमिका और निष्कर्ष के लिए भी अंक निर्धारित हैं, तो ऐसे में थोड़ा सा भूमिका और निष्कर्ष आकर्षक तरीके से लिखना जरूरी होता है। तो वही बता रहे हैं कि समाधान के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। जैसे उसमें क्या हम अपनाएंगे, तो सबसे पहले कुशल सिंचाई अपनाएंगे, जिसमें ड्रिप है, स्प्रिंकलर है, ये सब जो सिंचाई इरिगेशन की तकनीक है इनका हम उपयोग करेंगे, ताकि जो पर ड्रॉप मोर क्रॉप की अवधारणा है वो सफलीभूत हो सके। फिर फसल विविधीकरण की बात करेंगे, वही कि ऐसा नहीं है कि एक पैटर्न पे धान गेहूं हम उपजाते चले जा रहे हैं, इससे मृदा की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है और जो भौम जल स्तर है उस पर अत्यधिक लोड भी पड़ता है। तो उन दोनों से हम बच जाएंगे कैसे, फसल विविधीकरण को अपनाने से। फिर सख्त भौम जल विनिमय, मतलब एक कानून बनाने की जरूरत है कि आवश्यकता से आप अधिक इसका उपयोग नहीं कर सकते। समुदाय आधारित जल प्रबंधन की मतलब जल की कीमत को मनुष्य समझे और उसका मतलब सार्थक उपयोग करे, क्योंकि ये सब ऐसे साधन हैं कि जब किसी विद्वान ने कहा है कि अगर अगला जो तृतीय विश्व युद्ध होगा वो जल के लिए लड़ा जाएगा, तो उस स्थिति में ना आप लोग चले जाए, क्योंकि एक चीज़ जान लीजिए, रुपया पैसा लाख रख के रखिए, अगर खाद्य सामग्री नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, तो आपका रुपया पैसा सब व्यर्थ है। तो वही है कि समुदाय आधारित जल प्रबंधन की व्यवस्था की जाए। और वर्षा जल संचय बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि जो वर्षा जल संचय है उसका हम सही से उपयोग कर सके, क्योंकि ऐसा नहीं है, वर्षा ऋतु में पर्याप्त वर्षा होती है, अगर उस वर्षा को हम सही से संचित कर सके और गड्ढा उड्ढा बना करके, ताकि वो रिस करके जमीन के नीचे जा सके और जमीन के जो भौम जल स्तर है उसका वाटर लेवल मेंटेन हो सके। तो ये सब सम्मिलित प्रयास करने की जरूरत है, ताकि जो है भौम जल स्तर का संतुलन बना रहे। तो आज के प्रश्न का उत्तर यहीं तक था। अच्छा प्रश्न था, मुझे बड़ा भरोसा है कि इस प्रश्न के माध्यम से न केवल एक आपको मॉडल आंसर मिला होगा, बल्कि कैसे आंसर राइटिंग लिखना है, उसमें कैसे बीच का पार्ट लिखना, निष्कर्ष कैसे लिखनी, भूमिका कैसे लिखनी है, इसके बारे में भी कुछ हम बता पाए होंगे। इन 2 बैचों की चर्चा हो गई है, तो अब की बार मेंस पार सोने से शिखर बैच, आप जिसके लिए एलिजिबल हो आप ज्वाइन करें, इसका लाभ उठाएं। यहाँ क्या होता है, डेली आपको प्रश्न दिए जाते हैं, आप कुछ इस तरीके से अपनी कॉपी को पीडीएफ में लिख करके भेजते हैं, मूल्यांकन होता है। देखिए सब जगह कमेंट किया गया है, 1 नंबर आधा नंबर भी कटा है, क्यों कटा है। और साथ ही साथ हम यहीं तक नहीं रुकते, आपको जब आपकी कॉपी का मूल्यांकन हो जाता है तो मॉडल आंसर भी देते हैं। और ये हमारा जो मॉडल आंसर होता है प्रत्येक दिन देते हैं, प्रत्येक टॉपिक से देते हैं, और आपके मुख्य परीक्षा तक हमारा ये टारगेट होता है कि हम 750 प्रश्नों का जो है वो प्रैक्टिस करा के भेजें। सबसे लास्ट में हमारे कुछ लिंक्स हैं, एक तो समृद्धि आईएएस ऑफिशियल टेलीग्राम का, ये हमसे जुड़े रहने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है वो लिंक है, क्योंकि संस्थान कोई भी जानकारी सबसे पहले यहीं शेयर करता है। आप भी अपनी चीज़ें यहाँ कह सकते हैं, आपकी कोई क्वेरी या कुछ जानकारी चाहते हो आपको यहाँ संस्थान देगा, और कुछ भी आपकी परीक्षा से संबंधित सूचनाएं होती हैं यहाँ साझा की जाती हैं। एक यूट्यूब चैनल है समृद्धि है, जिससे भी हम आप रूबरू हैं। दूसरा है हमारा संदीप मिश्रा ऑफिशियल।